नमस्कार, खबर सुन्नको अभिवादन। मोहम्मद प्रधान सहयोगी रकमसँग यस समय हामी कोर्ट परिसरमा रहेको छौँ। कोर्ट परिसरमा कुन घटना रहेको थियो, जुन घटनामा हिटको मामिला जुन रहेको थियो, उक्त मामिलाको आज यहाँनिर प्रेडिक्सन छ र उक्त मामिलामा आज फेरि एकपल्ट सुनवाई हुनेछ। जुन सुनवाईमा यहाँनिर धेरै नै युवा वर्ग आफ्नो जुन दाजु, आफ्नो साथी र आफ्नो आफन्तलाई यहाँनिर साथ दिनका निम्ति उहाँहरूको उपस्थितिदेखि हत्यारा देवांशी पाल चौधरीलाई कारवाहीको माग गर भन्दै उहाँहरू कोर्ट अघि नै यहाँनिर उपस्थित रहेका छन्। साथै शङ्कर छेत्रीलाई न्याय दियो भनेर उहाँहरूको माग रहेको छ। यहाँनिर जुन घाइते बनेका काजल राईका काकी हुनुहुन्छ, आफन्त हुनुहुन्छ, साथै यहाँनिर शङ्कर छेत्री जुन हिट एन्ड रन मामिलामा जसको मृत्यु भएको थियो, उक्त उनको दिदी मनु छेत्री पनि रहेको छ, लगायत यहाँनिर धेरै नै मानिसहरूको उपस्थित रहेको छ। यहाँनिर जुन प्रकारले हत्यारा देवांशी पाल चौधरीलाई यहाँनिर फाँसीको सजाको माग गरिरहेका छन्। उहाँले दिवान जस्टिसको प्लाकार्ड बोकेर यहाँनिर ठिक कोर्ट परिसर अघि यहाँ उपस्थित रहेका छन्। कोर्ट परिसरमा यहाँनिर जुन प्रकारले उपस्थित रहेको कोर्ट परिसरको ठिक गेटमा उहाँको यहाँनिर व्यापक प्रतिवाद चलिरहेको छ। हामी निरन्तर यस विषयमा उहाँसँग बात गर्नु, यहाँ शङ्कर छेत्रीका दिदी रहेको छ, मनु छेत्री रहेको छ, उहाँसँग बात गर्दै हामी जानकारी ल्याउने प्रयास गर्छौँ। मनुजी के भन्नुहुन्छ, आज फेरि हामी यहाँ चाहिँ त्यसको आज डेट छ, त्यो हत्यारा यहाँ आज भएर हामी यही सरकारसँग हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ कि अरू केही सच्चाइ नहेर्नुहोस्, तपाईँ सीसीटीभी फुटेज हेर्नुहोस्। त्यो पुरा हामीले मात्रै होइन, दुनियाँ सबैले देखेको छ। सीसीटीभी फुटेज हेरेर तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। चार्जसिट नआएको अहिले हामीले सुन्दैछौँ, चार्जसिट नआएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले बेल पाएको भन्दै भनेर। चार्जसिट आउनु किन यति ढिलो हुँदैछ? चार्जसिट आउनु चाहिँ किन यति ढिलो हुँदैछ? 60 दिनमा चार्जसिट पस्नु पर्ने अरे। चार्जसिट आउनु किन यति ढिलो गर्यो? कि हाम्रो सरकार कमजोर हो कि के हो? कि त्यसले सबै कोड नै किनेको छ पैसाले, उकिलहरू सबै त्यसले पैसाले किनेको छ। गरिब दुखी चाहिँ बाटोमा मर्दै हिँड्दा पनि केही नहुने धनी मनी चाहिँ त्यसको यस्तो यस्तो खालके नोटिस पठाउँछ कि त्यो देवांशी त्यो हत्याराको बाबुआमा एकदम सोसाइटीमा एकदम राम्रो मान्छे अरे। त्यसले त्यही संस्कार दिएको थियो कि गरिब दुखीको छोराछोरीलाई बाटोमा मार्दै हिँड्नुको लागि संस्कार दिएको थियो? कुन हिसाबले त्यसले कोर्टमा यस्तो खालके पोस्ट हाल्यो कि यस्तो खालके नोटिस दियो कि त्यो सोसाइटीमा राम्रो हो भने? त्यो राम्रो होस् नराम्रो होस् त्यो हामीलाई मतलब छैन, त्यो हेर्नु छैन। हामीलाई खालि मेरो भाइको न्याय चाहियो, त्यति नै हो। हामी सरकारसँग जबसम्म हाम्रो भाइले न्याय पाउँदैन तबसम्म हामी यतिकै हुन्छौँ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि त्यसको घर घेराउ गर्नुपर्ने कि त्यसको पेट्रोल पम्प घेराउ गर्नुपर्ने, सबै घेराउ गर्न तयार छौँ। तर हामी चुप चाहिँ बस्नेवाला छैनौँ। जबसम्म मेरो भाइले न्याय पाउँदैन तबसम्म चुप बस्दिनौँ। सर, मनुजी पछिल्लो दिनमा हजुरले यो केसलाई विड्र गर्ने त जुन मन बनाउनु भएको थियो, के कारण रहेको थियो यो पनि बताइदिनु। यो विड्र गरेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो दुईजना मलाई त्यो मान्छेहरूको पनि नाम मलाई थाहा छैन, त्यो मान्छेहरूको नाम पनि। तर म देखेँ भने उनीहरूलाई चिन्छु। मलाई यस्तो खालके कुनै कागजमा सिग्नेचर गराउनु भन्दा अगाडि भन्छ यो कागज यस्तो यस्तो हो भन्दै भनेर, तर मलाई त्यो पनि भनेन। नपढ्ने टाइम दियो, खालि भित्र जजको अगाडि यति नै गर्यो, यो यसमा सिग्नेचर गरिहाल, जजलाई दिनुपर्छ भन्दै भने। म पनि फर्स्टचोटि परेको थिएँ, मलाई पनि त्यस्तो केही पनि थाहा भएन। ल नि त ठिकै छ होला भनेर मैले खालि यस्तो मात्रै भनेको थिएँ, म मान्छेहरू लिएर आउनु सक्दिनँ होला, मेरो अवस्था पनि यस्तो छ र मेरो बाबुआमाको पनि अवस्था त्यस्तो छ भनेर म पछि हटेको। त मैले त्यो छोडेर खुलियाम हिँड्नुहोस् भनेर म पछि हट्नु खोजेको थिइनँ मैले। तर मेरो बाबुआमाको मेरो स्थिति यस्तो छ भनेर म खालि जस्टिसको लागि म सबैजना भेला पारेर लिएर आउनु सक्दिनँ होला भनेर मात्रै मैले त्यस्तो गरेको थिएँ। तर तिनीहरूले कस्तो खालके प्रकारले कागजमा मलाई यस्तो खालके धम्की दिएर कागजमा सिग्नेचर गरायो होइन। तर गराए पनि केही छैन, सीसीटीभी क्यामेरा हाम्रोमा सबुत छ। त्यही सबुतको अनुसारले हामी लड्नेछौँ र लडी नै रहनेछौँ। अगर सरकारबाट त्यसलाई न्याय पाएन भने हामी त्यसको घर घेराउ गरेर हुन्छ कि पेट्रोल पम्प घेराउ गरेर हुन्छ, हामी पब्लिकले त्यसलाई न्याय दिलाउँछौँ, मेरो भाइलाई न्याय दिलाउँछौँ। म यही भन्न चाहन्छु। त्यतिखेर अब मैले मिडियामा यस्तो देखेँ, म घरमा यहाँ आएर मैले खालि सिग्नेचर गरेर, मेरो पनि अवस्था त्यस्तै थिएन, म पनि हस्पिटलमा एडमिट भएको भइ थिएँ र अनि आएँ 1-2 दिनमा आएँ। म आएपछि त्यसको बाद म यहाँ आएर म त्यतिखेर मैले कोही मान्छे लिएर पनि आएको थिइनँ, किनभने हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै भइसकेको छ कि हामीलाई एकचोटि आउँदाखेरि
दुईटा बस यस्तो लिएर आउनु पर्ने हुन्छ, 10 देखिको 15,000 हाम्रोमा खर्च हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। हाम्रोमा स्थिति त्यस्तो छैन। जुन चाहिँ एउटा भाइ काम गरेर खिलाउने थियो त्यही भाइ नै छैन भनेपछि बाबुआमाको पनि कुनै काम गरेर खाने अहिले त स्थिति छैन। त्यही भएर मैले त्यति नै गरेको थिएँ, तर मैले त्यो विथड्रल गर्छु यताउति भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। म घरमा गएर म चिया मात्रै खानु आँट्दाखेरि म हेर्छु कि शङ्कर छेत्रीको दिदीले पैसा खाएर विथड्रल गर्यो भनेर, त्यो त मलाई नै थाहा छैन। त्यही भएर म आएर मैले भने म यस्तो यस्तो अवस्था भएर पैसा खाएको यसमा मैले अगर पैसा खाएको थिएँ भने त्यही दिनै त्यो बेल हुन्थ्यो होला। पैसा खाएको थिएँ भने म कलकत्ता हाइकोर्टसम्म भाइको लागि लड्नु जादिनँ थियो होला। मेरो पनि अवस्था ठिक छैन अहिले, म भाइको लागि केस लड्नुको लागि कलकत्तासम्म जादिनँ थियो होला। म यति नै भन्छु, म मेरो भाइको लागि कलकत्ता त केस सुप्रिम कोर्ट दिल्ली गएर लड्नु परे पनि म लड्नु तयार छु, तर मेरो भाइलाई न्याय चाहिँ म जसरी पनि दिलाएरै छोड्छु। अरू जुन मानिसहरू हजुरलाई हेरेर भएको छ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई पनि म धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, धेरै धन्यवाद। र उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। आउँदो दिनमा पनि हजुरहरूले यसरी सपोर्ट गर्नुहोस्, किनभने आज मेरो भाइले मात्रै रोडमा ज्यान गुमाएको होइन, भोलिको दिनमा अरूको भाइले पनि ज्यान गुमाउनु सक्छ। भोलिको दिनमा कसैको छोराले पनि गरिब दुखी छोराहरूले आएर रोडमा ज्यान गुमाउनु सक्छ। त्यही भएर हामीले एउटा हत्यारालाई चाहिँ सजा दिलाउन सक्यौँ भने ताकि अरूलाई रोडमा हानेर हिँड्दाखेरि मनमा डर होस्, मेरो भाइलाई जस्तो कुकुरलाई जस्तो छोडेर नजाओस्। 1 घण्टा बाद पछि मेरो भाइको 12:24 मा फोन आएको, 12:24 मा मेरो भाइको एक्सिडेन्ट भएको, तर 1:45 मा हामीलाई फोन आयो। 1 घण्टासम्म के गरेको थियो पुलिसले, के गर्यो? मेरो भाइ रोडमा तडपेर बस्यो कि के गरेर बस्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। 1:45 मा हामीलाई फोन आएको, 1 घण्टा बाद पछि फोन आएको हो हामीलाई। मेरो भाइ त्यतिखेर रोडमै तडपेर बस्यो कि हस्पिटलमा तडप्यो कि त्यो पनि थाहा छैन। म त्यही भएर यही भन्न चाहन्छु कि कसैले एक्सिडेन्ट गर्यो भने सरकारले यतिसम्म चाहिँ मतलब कानुन गरिदियोस् होइन, मार्नेलाई यति साह्रो सजाय दियोस् कि द्वारा कसैको एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि डर लागोस्। त्यो जुन चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको मान्छेलाई उठाएर आफ्नै गाडीमा लगेर प्राइभेट हस्पिटलमा लगेर राम्रो ट्रिटमेन्ट दियोस्, त्यतिसम्म चाहिँ डर बोकोस्। एकजनाले 10 सालदेखिको 20 साल सजा काट्यो भने नि अनि त्यहाँ पछाडि सबै धनी बाउहरूको धनी आमाहरूको सबैको बुद्धि खोल्छ। कसैले पनि रोडमा कुकुरलाई जस्तो छोडेर हिँड्दैन। र दर्शकवृन्द हामी यहाँ काकीसँग बात गर्छौँ। काजल राई यहाँ रहेको छ र यहाँ काकीसँग पनि बात गर्छौँ। जुन प्रकारले यो दुर्घटना भएको थियो यहाँनिर जुन पीडित काजल राई पनि यही रहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको जुन अवस्था रहेको छ। उहाँ पनि मेडिकलबाट यहाँ आएका छन् र साथै न्यायका निम्ति उहाँ लडिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ जुन प्रकारले यो दुर्घटना घट्यो? म त के भन्नु है, यत्रो अब दुःख पाइरहेको छ है। अब बिचरा मेरो छोरी अलि हिँड्नु नहुई पनि आइरहेको छ, कोर्टमा धइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यो मान्छेले बिल पाएर चाहिँ अब चाहिँ उसलाई अब फेरि ऊ गिरफ्तार हुनुपर्छ। हामी त त्यही चाहन्छौँ, मेरो छोरीले न्याय पाउनुपर्छ। जे भन्नु छ उसले भन्छ, अब उसलाई गर्नु के भन्नु? मलाई त यही भन्नु छ, उसलाई फेरि जेल होस् होइन। उसलाई धरिसकेको तर हामीलाई दिएको दादा क्या कहना चाहेंगे? जो हिट एंड रन मामला का आज फिर एक बार सुनवाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला बात तो ये है कि उसको हाईएस्ट सजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले से बार बार एक बात बोलते हुए आ रहा हूं, जो सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को मिला है, देखिए हम लोग एविडेंस का बात करते हैं। इस स्टेज में अगर हम लोग एविडेंस का बात नहीं करेंगे तो मैं ये बात बोलता हूं कि केस में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज करके उसका पहले एकदम प्रॉपरली विथ प्रॉपर कानून उसमें कोर्ट को एग्जिबिट का हिसाब से उसको पहले जमा देना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि पहला दिन से ये जो देवांशु पाल चौधरी है, ये तरह तरह का हथकंडा ये और इनका जो पॉलिटिकल क्लाउड है, इन्होंने ये जो हमारा बहन है इसके ऊपर में लगाया।
मैं ये बात आपको आज एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा बहन को ये जो फोर्स किया था उस समय एक एफिडेविट देने के लिए, मेरा बहन को ये कौन बोला कि 3 महीना में बेल मिल जाएगा? कौन बोला? हमारे पास में ये पूरा का पूरा ये एक मौका था कि इन कस्टडी हम लोग ट्रायल कर सकते थे। इन कस्टडी का मतलब हो गया कि टाइम के अनुसार आप प्रॉपर एविडेंस के साथ में आप चार्जशीट जमा कर दीजिए। चार्जशीट जमा कर देने से इन कस्टडी ट्रायल होता हमारा, तो ये पुलिस ने नहीं किया। तो उस समय जो पुलिस का आयोग था उनके ऊपर में प्रेशर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर में उस समय जो पुलिस प्रशासन था उनके ऊपर में ये प्रेशर होना चाहिए। जल्द से जल्द चार्जशीट जमा होना चाहिए, जल्द से जल्द। और जितना भी एविडेंसेस है और इस पे भी एक जांच हो कि हमारे मनु छेत्री को क्यों ये दबाव दिया गया है कि वो तो लॉयर है नहीं, वो एक साधारण इंसान है और वो खुद इतना पीड़ित है, अपना भाई को खो लिए, तो उसको ये दिमाग में बात डालना कि 3 महीना में बेल हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों प्रेशर है। इससे पहले ये लोग ने पैसा देने का कोशिश किया। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि ये लोग बहुत पैसा वाला है, इसके पास में बहुत ज्यादा हिम्मत है। ये दोनों बच्चे हमारा एकदम साइट पे खड़ा हुआ था, एकदम साइट पे। यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया कि क्या देवांशु पाल चौधरी, शंकर छेत्री और एक जो पीड़ित है हमारा बहन बेटी, उसको पहले से जानते थे। बात यह है, यहाँ सिर्फ इंटेंट का बात नहीं है, यहाँ नॉलेज का भी बात है। नॉलेज एंड इंटेंट गोस टुगेदर। नॉलेज क्या है? नॉलेज ये है कि जब आप बहुत तेजी से गाड़ी उड़ा रहे हैं, जब आप शहर के बीच में बहुत तेजी से गाड़ी उड़ा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप एकदम साइड से गाड़ी उड़ा के लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैड द नॉलेज। आपके पास ये ज्ञान था कि आपका उस तरह से गाड़ी चलाने से कोई भी मर सकता है, कोई भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। यानी कि आपके पास पूरा नॉलेज था। आपका इंटेंट नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास नॉलेज था कि आपने जानबूझ करके एक कोल्ड माइंड में आप इस तरह का गाड़ी चलाते हैं और इस तरह का गाड़ी चलाते हुए आप आम जनता का परवाह नहीं करते हैं, उनका जान का परवाह नहीं करते हैं। और यही हुआ है शंकर छेत्री के साथ में। शंकर छेत्री का जान का परवाह नहीं किया गया और देवांशु पाल चौधरी का हाईएस्ट पनिशमेंट, हमारा देश में हाईएस्ट पनिशमेंट होता है कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। और मैं एज एन एडवोकेट मैं ये भी बोलूंगा, और मैं सिर्फ एडवोकेट नहीं हूं, मैं एक एक्टिविस्ट भी हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं। ये हमारे अपने परिवार है। ये बच्चे लोग काम करके वापस आ रहा था, इनका जान जो गया है वो जाया नहीं होना चाहिए। हम लोग इंग्लिश में एक बात कहते हैं, द इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स ऑफ जस्टिस। शंकर छेत्री वापस नहीं आएगा, लेकिन इक्विटेबल जस्टिस होना चाहिए। इक्विटेबल जस्टिस मतलब जिन्होंने मारा है कोल्ड ब्लडेडली, उसका इक्वल सजा होना चाहिए। इसे कहते हैं टू मीट द इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स ऑफ लॉ। कि আমি শঙ্কর ছেত্রীকে ফিরে আনতে পারবো না, কিন্তু যে শঙ্কর ছেত্রীর সাথে এই কাজটা করেছে তাকে ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী কঠোরতম সাজা হওয়া উচিত। আর পুলিশকে বলবো এখানে আপনারা কোন রকম কোনো প্রেসার, কোন রকম কোনো এর আগে যে পলিটিক্যাল প্রেসার ছিল, এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে দেবাংশু পাল চৌধুরী একজন শিলিগুড়ি শহরের বড় পলিটিশিয়ানের নিকটতম আত্মীয়, এবং তার জন্য ওর এত বড় ক্ষমতা হয়েছে, তার জন্য মনু ছেত্রীকে বারবার ধমকেছে, এবং আমি এটার কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাই। আর আমি আজকে বলে গেলাম এই ভাই বোনেদের সাথে আমি আছি, ছিলাম, আমি থাকবো, যা যা করতে হবে আমরা করব। दादा, जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी तक किसी प्रकार का चार्जशीट भी यहाँ पे जमा नहीं किया गया, इसको किस तरह देखेंगे आप एक अधिवक्ता होने के नाते? देखिए चार्जशीट जमा, देखिए जब पुलिस बोल सकता है कि मुझे और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको टाइम किस लिए चाहिए। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है और आप उस सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक में डालिए, डाल करके आप उसको फर्स्ट ट्रैक में डालिए। फर्स्ट ट्रैक में डाल करके आपके पास एक मौका था कि आप इन कस्टडी ट्रायल कर सकते थे प्रॉपर टाइम में अगर हम चार्जशीट देते। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बहुत सारा मामला है जहां पे चार्जशीट को टाइमली दिया गया है, एकदम फास्ट ट्रैक में टाइमली दिया गया है। क्यों?
एक बच्चे का जान चला गया, एक बच्ची का इस तरह का हालत है, तो ये क्यों नहीं किया, वो आयोग क्यों नहीं किया, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? ये तो आपको पूछना पड़ेगा पुलिस को। जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, आपको पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल का जवाब लेना पड़ेगा कि व्हाई हैव यू फेल्ड टू प्रोवाइड और सबमिट द चार्जशीट इन योर स्टैट्यूटरी पीरियड। हमारा जो स्टैट्यूटरी पीरियड में अगला को बेल मिला, तो स्टैट्यूटरी पीरियड में चार्जशीट क्यों नहीं जमा होगा? क्या कारण है? वो कारण दर्शाए पुलिस। आप एक केस को 5 साल 10 साल खींचेंगे और ये बेचारे गरीब लोग कितना दिन केस लड़ेगा? तो ऐसा अमीर तो आपके लिए पुलिस का ये लापरवाही, पुलिस का ये वो जो आयोग है वो अपना काम बहुत फास्ट कर सकते थे, इसे आउटमोस्ट प्रायोरिटी दे सकते थे, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे सकते थे, दे करके जो हमारा स्टैट्यूटरी पीरियड है उसके अंदर में चार्जशीट दे सकते थे। दिया क्यों नहीं है? आप पुलिस को पूछिए। इमीडिएटली आपको पुलिस को पूछना पड़ेगा, जवाब पूछना पड़ेगा कि आपने जो चार्जशीट नहीं दे पाया उसका रीजन क्या है। आपके पास पीरियड तो था, स्टैट्यूटरी पीरियड था, और चार्जशीट नहीं देने का मतलब अभी आप कब दीजिएगा? वो तो छूट गया बेल पे। दूसरा, मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप सबको बोलता हूं, कैमरे के सामने बोलता हूं कि अगर उसने आप लोग में किसी को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रेट करता है तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ बेल। आप लोग फिर से थाना में जाइएगा। कोई तरह का अगर कोई डर भय, अगर कोई आप लोगों को कुछ तरह का लालच देने का कोशिश करता है तो ये बात समझ लीजिएगा, दैट विल बी द वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द बेल। यानी कि जो बेल मिला है वो कंडीशनल बेल मिला है। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आप लोग, अगर आप लोग नहीं सकिएगा तो हम लोग के पास आइएगा, हम लोग है, और हम लोग उसको फिर से पुलिस को हम लोग कंप्लेंट डालेंगे। आपको क्या लगता है कि कहीं जो है पुलिस की लापरवाही भी? देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि वो डायरेक्टली एक नजदीक निकटतम एक रिलेटिव है एक पॉलिटिकल पर्सन का, ठीक है। तो पुलिस पहला 3 दिन लगा पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए, ठीक है, पहला 3 दिन लगा। उस 3 दिन के अंदर में उन्होंने, देवालसी पाल चौधरी ने अपना गाड़ी को कहीं और रखा, ठीक है, एब्सकॉन्ड किया, भागने का कोशिश किया, वहां पे स्पॉट पे खड़ा नहीं हुआ। तो इसका मतलब, और ये जो 3 दिन लगा और ये जो चार्जशीट नहीं मिला, तो मैं तो बहुत सारा सवाल करूंगा। उस समय जो पॉलिटिक्स था, उस समय जो पुलिस को जो दिया गया था, इसमें एक कड़ा से कड़ा इन्वेस्टिगेशन हो। और मैं ये बात भी दावा कर सकता हूं, इनको बोलूंगा कि आप लोग सीआईडी से मांग कीजिए कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी सीआईडी को देने के लिए। आपका स्टैट्यूटरी पीरियड खत्म हो गया, आपने चार्जशीट नहीं दे पाया, तो आप सीआईडी को दे दीजिए, सीआईडी इसका इन्वेस्टिगेशन करे, एक बड़ा एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करे, जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा, जल्दी चार्जशीट जमा होगा, जल्दी ट्रायल होगा, और ट्रायल का नतीजे में अगर उसको दोषी पाएगा, दोषी तो पाएगा ही पाएगा, दोषी पाए जाने से हाई सजा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। र दर्शक बिंदु, हामीले यहाँ जुन शङ्कर छेत्रीको हत्या भएको थियो, यहाँको विषयमा हामीले यहाँ जुन केससँग संलग्न जुन मामिलामा यहाँ केस लडिरहेका छन्, यहाँनिर हामी उक्त अधिवक्तासँग पनि बात गऱ्यौँ। यहाँ यस प्रचण्ड गरममा पनि आज आफ्नो दाजु भाइ साथी आफन्तका निम्ति अहिले पनि युवा वर्ग साथै घरका परिजन यहाँ उपस्थित रहेका छन् र परिजन जुन प्रकारले यो प्रचण्ड गरममा पनि यहाँनिर न्यायको माग गर्दै सडकमा उभिएका छन्। शङ्कर छेत्रीका बहिनी यहाँनिर दिदी या मनु छेत्री अस्वस्थ भए तापनि उहाँ अहिले यहाँ उपस्थित रहेका छन् र साथै उहाँले आफ्नो भाइको जुन हत्या भएको जुन आरोप रहेको छ यसको न्यायको माग गरिरहेका छन्। हामी निरन्तर यहाँका दृश्यहरू जानकारीहरू समक्ष ल्याइरहेको छ र साथै यहाँ जुन प्रकारले धेरै युवा वर्गको उपस्थित रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन युवा वर्ग यहाँनिर शङ्कर छेत्रीको पक्षमा उभिएर यहाँ न्यायको माग गरिरहेका छन्। हामी निरन्तर यहाँका दृश्य हजुर समक्ष ल्याइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको उपस्थिति यहाँ रहेको छ र साथै वी वान्ट जस्टिसको नाराका साथ न्याय देऊ, न्याय चाहियो, न्याय देऊ, हत्यारालाई फाँसी देऊ भनेर उहाँहरूको माग रहेको छ। हामी निरन्तर यस विषयलाई लिएर उहाँहरूसँग बात गर्दै जानकारी ल्याउने प्रयास गर्यौँ। यहाँ उहाँले वी वान्ट जस्टिसको नारा लगाइरहेका छन् र साथै यहाँनिर शङ्कर छेत्री अनि काजल राईको यहाँ तस्विर लिएर उहाँले न्यायको माग गरिरहेका छन् र साथै जुन उहाँहरूको उपस्थित रहेको छ यस प्रकारको घटना नदोहोरियोस्, साथै यहाँनिर जुन प्रकारले
शङ्कर छेत्रीलाई जुन हिट मामला रहेको थियो जुन प्रकारले हिर्काएको छ यसको न्याय होस् र साथै पुलिस प्रशासनलाई पनि उहाँले गुहार लगाइरहेका छन् उहाँले चार्जसिट पनि चाँडै जम्मा गरिदियोस् ताकि उहाँले न्याय पाउन सकियोस् र शङ्कर छेत्रीका दिदी मनु छेत्रीद्वारा उहाँले आफ्नो भाइले जबसम्म न्याय पाउँदैन उहाँ सडकमा नै हुनुहुन्छ र साथै उहाँले अदालतको दैलोमा जानेछन् र उहाँले न्याय माग्ने उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्। यहाँ निरन्तर हामी यहाँका दृश्यले जानकारी हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गऱ्यौँ। हामीले यहाँ उपस्थित परिजनसँग पनि हामीले उहाँसँग बात गऱ्यौँ र साथै यहाँ जुन प्रकारले यो जुन घटनासँग संलग्न जुन दोषी रहेको छ उहाँलाई पक्राउको माग गर्दै कडा सजायको माग गरिरहेका छन्। यी सम्पूर्ण जानकारीका साथ हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियो र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द। और